हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन, उसकी वीडियो क्लासेस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस हम शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, पहले चैप्टर की। इसी तरह से मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लासेस दूंगा। जहाँ तक नोट्स का सवाल है वो आपको पीछे स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे होंगे, जिनकी मदद से मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। तो ये नोट्स भी जिन जिन वीडियोस को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, उन सभी वीडियोस के नोट्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे फ्री डाउनलोड के लिए, है ना। तो जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको बेटर है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख लें, क्योंकि उससे एक तो ये पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या कवरेज है, और उसके नोट्स भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन ये अभी फर्स्ट चैप्टर है टू बी ऑनेस्ट, और जब ये कंप्लीट होगा इसका वीडियोस, तभी उसकी वो टाइपिंग भी साथ साथ पूरी होगी। तो जब लास्ट वीडियो तैयार होगी पहले चैप्टर की, तो फिर पूरा चैप्टर एक साथ मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो उससे आप आराम से पढ़ पाएंगे। करेक्ट। चलिए शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। अब ये महत्व शायद पूरा मैंने प्रॉपरली नहीं लिखा है। देखिए, इसमें कोई एक्सेप्ट करने में मुझे शर्म आ भी रही है और नहीं भी, इन द सेंस कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँ। वैसे मेरी जो बिज़नेस स्टडीज़ की वीडियो है वो मेनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, बट मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें मैंने गूगल इनपुट्स को यूज़ करके हिंदी में टाइपिंग की है, क्योंकि मुझे प्रॉपर हिंदी टाइपिंग तो आती नहीं। तो इसमें मेरी स्पेलिंग्स, हिंदी में जैसे ये महत्व शब्द है, मुझे लगता है ये गलत है। तो थोड़ा सा मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में है उनको पहले से हिंदी प्रॉपरली आती है, तो वो आप नोट्स में खुद करेक्शन कर लेना। इतना आपको थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। सबसे पहली बात आती है प्रबंध। प्रबंध की प्रकृति और महत्व, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसका क्या नेचर है, क्या उसकी प्रकृति है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वता तो यही है, इंपॉर्टेंस यही है कि मैनेजमेंट सभी संगठनों के लिए ज़रूरी है। पता नहीं समझ में? ऐसी कोई भी संस्था नहीं होती जहां संगठन की ज़रूरत ना हो। सभी संगठनों के लिए मैनेजमेंट यानी प्रबंध जरूरी होता है। संगठन माने ऑर्गेनाइजेशंस। अगली लाइन बता रही है कि वो व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक दोनों तरह की हो सकती हैं। अब देखिए, ऐसा है, व्यावसायिक तो हो गया कमर्शियल, यानी कि कोई भी बिजनेस, चाहे फिर उसमें कोई दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं फिर तो आपको प्रबंध की आवश्यकता है ही। साथ में गैर व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक का मतलब नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल का मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई समाज सेवी संस्था खोली है, या कोई मंदिर है ना, कोई गुरुद्वारा है, कोई इस तरह से चीज़ है। तो जो गैर व्यवसायिक यानी एक संगठन वहाँ पर भी है, काम हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो गैर व्यवसायिक संस्था है, जैसे मैंने एक मंदिर या गुरुद्वारे का एग्जाम्पल लिया, है ना, वहाँ पर भी जब आप जाते हैं तो किसी व्यवस्था की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी आप ये मन में मान के चलते हैं कि वहाँ एक सिस्टम होगा, गाड़ी कहाँ पार्किंग होगी, है ना, जूता रखने के लिए जूता घर होगा, फिर हाथ धोने की व्यवस्था होगी, दर्शनों के लिए कोई लाइन होगी, साफ सफाई होगी, सिक्योरिटी होगी। तो आखिर इसको कोई तो मैनेज करेगा ना। बिजनेस में तो आपने देखा ही होगा, अब आप छुट्टियों में घूमने जाते हैं होटल्स में तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ना। आप ये मान के चलते हैं कि भाई पहले से बुकिंग हो, बुकिंग का एक सिस्टम हो कि आप उसको पेमेंट कर दें पहले से। आपको पहले से पता हो कि आप एयरपोर्ट पे उतरे हैं या रेलवे स्टेशन पे आप पहुँचे हैं तो आपको कौन से होटल जाना है। नहीं, आप एक्सपेक्ट करते उनका सिस्टम हो, उनकी एक वेबसाइट हो, उस पर आपने प्रॉपर रूम बुक कर लिया हो, फिर आपको कोई टैक्सी लेने आ जाए। एक्सपेक्ट तो करते हैं, कई बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते इस तरह के महंगे होटल्स में जाना, बजट होटल्स में जाते हैं तो उसमें इतना फ़र्क हो जाता है कि आप अपनी टैक्सी खुद करके पहुंच गए। लेकिन आप इतना तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि गेट पे से जो बंदा है वहाँ पर होटल वाला, वो आपको प्रॉपर रूम के अंदर ले जाके छोड़ाए, वहाँ पर एक इंटरकॉम लगा हो, एक टेलीविज़न हो, वॉशरूम में पानी आ रहा हो गर्म ठंडा, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो ना। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, अपने आप से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना। कोई ना कोई तो आखिर उन चीज़ों का ध्यान रखेगा, वो पहले से प्लान करेगा क्या चीज़ें होनी चाहिए। गेस्ट आएंगे तो उनको कैसे एंटरटेन करना है, रेस्टोरेंट कहाँ होगा, वॉशरूम्स कैसे होंगे, ओपन एरिया लॉबी कैसी होगी। किसी भी बिजनेस के बारे में सोचिए, सिनेमा हॉल के बारे में सोचिए, यही सब चीज़ें सिनेमा हॉल में भी होती हैं। रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए,
है ना। और आगे चलकर आप अपने विद्यालय के बारे में सोचिए, क्या आपके विद्यालय में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तभी तो आप आज तक पढ़ पा रहे हैं, 12th क्लास में आप पहुंच गए। आपके विद्यालय में भी बहुत एफिशिएंट, बहुत यानी एफिशिएंट का मतलब दक्ष, एक सक्सेसफुल, सफल प्रबंधन है आपके स्कूल में, तभी आप पढ़ पा रहे हैं। स्कूल के अंदर देखिए कितनी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम 11th 12th में देखें भाई, कौन से बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कौन से आर्ट्स के हैं, साइंस के, उनको अलग करना, छोटे बच्चों को अलग करना, प्राइमरी विंग अलग, सीनियर विंग अलग, हो सकता है हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, नहीं, कहाँ लैब होगी, कहाँ स्पोर्ट्स रूम होगा, कहाँ टीचर्स रूम होगा, कहाँ प्रिंसिपल रूम है, एग्जामिनेशन हॉल्स अलग होते हैं, कई बार कल्चरल एक्टिविटीज़ रूम्स अलग हैं, बास्केटबॉल कोर्ट अलग है। ये जो हमारा जो है बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं कई जगह, उनके अंदर प्रॉपर जो है वो बनाया जाता है कि ये क्लिनिक एरिया हो गया, बच्चों को अगर कोई चोट लग जाए, पेरेंट्स के साथ मीटिंग हो रही है, करिकुलम के हिसाब से पढ़ाइयाँ हो रही हैं, निश्चित दिनों पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, बसेस जा रही हैं, कौन सी बस कौन से रूट पे कौन से बच्चे जाएंगे, कैसा आई कार्ड होगा, टीचर्स कैसे सेलेक्ट होंगे, हर चीज़ का सिस्टम है ना। और छोटे लेवल पे एग्जाम्पल दूं, आप अपने घर के बारे में सोचो। मैंने यहाँ तो ये लिखा है कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि विद्यालय का प्रबंध बहुत बढ़िया है। अब आप 2 मिनट के लिए आप अपने घर के बारे में सोचिए, क्या आपका घर नहीं सिस्टमेटिक चला रही हैं आपकी मम्मी, है ना। आप बोलेंगे पापा का रोल थोड़ा हो सकता है कम हो, ज़्यादातर घर जो है वो माताएं ही चलाती हैं, पिताजी लोग तो बस थोड़ा ऑफिस चले जाएंगे, पैसा कमा लेंगे और आमतौर पर उनका रोल थोड़ा कम रहता है। अब मम्मी के बारे में सोच के देखिए आप अपनी, तो कितना बढ़िया मैनेजमेंट हो रहा है। मैं 2 मिनट इस पर एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वीडियो 1 में ही आपका कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या चीज़ है। एक बार आप प्रबंध को अच्छे से समझ गए ना तो उसके बाद सारे चैप्टर तो आप बस समझते ही चले जाओगे, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब घर के प्रबंध के बारे में देखिए, मम्मी ने पूरी प्लानिंग कर रखी होती है कि कौन कितने बजे उठेगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, कौन सा ब्रेकफास्ट में किस दिन क्या चीज़ बननी है। उसमें भी आप वैरायटी भी एक्सपेक्ट करते हो, रोज़ अगर आलू का पराठा है तो आप भी चिड़चिड़ करोगे। मम्मी अपने आप से प्लानिंग करके रखती है, अगर कोई फ्रूट लाना है, सब्जी लानी है, जो भी चीज़ें लानी है, उन सब चीज़ों को मम्मी पहले से ही प्लान करके रखती है। टाइम से आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, आपका बैग लगा हुआ होता है, आपके कई बार तो शूज़ तक मम्मी पॉलिश करती है जब आप छोटे होते हैं स्पेशली। अब तो 12th में हैं, बड़े हो गए हैं, होपफुली आप खुद ही कर रहे होंगे। तो व्हाट आई मीन टू से कि देखिए कि मम्मी का मैनेजमेंट देखिए, कब किस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो पहले से प्लान कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, खुद कर सकती हैं काम, या मेड की ज़रूरत है किसी चीज़ में स्टिचिंग के लिए, या आपको ट्रेनिंग देने के लिए माना ट्यूटर्स चाहिए, कोई म्यूज़िक सिखाना है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को एंगेज करना है ना, आपको न्यूट्रिशन देना है, कॉम्प्लान देना है बचपन में। आप जैसे वो सोचते होंगे कि भाई अभी से वो प्लान कर रहे होंगे 12th के बाद आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है। भाई आप कॉमर्स कर रहे हो तो हो सकता है आपको वो कोई कहें कि भाई आप सीए कर लो, या एमबीए की प्लानिंग हो अभी से दिमाग में, या किसी और बैंक वगैरह के अच्छे एग्जाम की तैयारी करानी हो। आई मीन टू से कि अभी से पेरेंट्स के दिमाग में आगे की भी प्लानिंग चल रही होती है। तो यही है मैनेजमेंट, इसी को ही मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को कब कहाँ कैसे करना है उसकी वर्किंग को पहले से प्लान करना, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना प्लानिंग के हिसाब से। इम्प्लीमेंट करते वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को इकट्ठा करना, लोगों की ज़रूरत है लोगों को अपॉइंट करना, ट्रेनिंग की ज़रूरत है ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन की ज़रूरत है उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है वो करना, और फिर लास्ट में अपने रिजल्ट हासिल करते वक्त ये देखना कि जो हमने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से हम कर पाए या नहीं कर पाए। ये सारा काम प्रबंधन है और ये हर संगठन के लिए ज़रूरी है। यही बात मैंने शुरू में बताई कि चाहे फिर वो व्यावसायिक है और चाहे वो गैर व्यावसायिक है, हर तरह के संगठन के लिए प्रबंधन की ज़रूरत है। संस्था छोटी हो बड़ी हो, संस्था एक गली में काम करती हो, शहर में काम करती हो, पूरे राज्य में करती हो, पूरे देश भर में करती हो, संस्था चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो यानी कोई फैक्ट्री करके कुछ प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही हो, चाहे वो बने बनाए माल को खरीद के ट्रेडिंग कर रही हो, सेल बेचने का जो काम होता है, चाहे वो कोई सेवा कर रही हो, सर्विस सेक्टर के अंदर कोई भी कार्य कर रही हो, उसको प्रबंधन की ज़रूरत होती है। बिना प्रबंधन के सब मिसमैच हो जाएगा और कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, शांत तथा दक्ष कार्य, स्मूथ वर्किंग, एफिशिएंट वर्किंग, सक्सेसफुल वर्किंग, फिर वो वर्किंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब प्रबंध बहुत अच्छा होगा, जब प्रबंध सुपर्ब होगा, प्रबंध बहुत अच्छा होगा, तभी ये चीज़ें आप हासिल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, हमारा अगला डिस्कशन
कि भाई प्रबंध की परिभाषा क्या है, कि हम प्रबंध को कैसे समझें। अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, आपकी किताब में अलग अलग परिभाषाएं होंगी। मेरे ख्याल से अगर आप 2 परिभाषाएं याद कर लें तो काफ़ी होगा, इसीलिए मैंने 2 परिभाषाएं दी हैं, एक मैरी पार्कर फॉलेट की और एक F.W. टेलर की। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये किताबों से थोड़ा सा अलग है। किस सेंस में, कि किताब तो पूरा लिखती है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं नोट्स की फॉर्म में ये नोट्स दूं, आई मीन ब्रीफ में। इतना तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में आपको पढ़नी है वो किताब जो आपके स्कूल में आपके टीचर ने लगवाई है। यानी अगर आपको मेरी वीडियो क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, अच्छा लगता है, और आप सोचते हो हाँ मैं नीरज सर से ही पूरा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको करना क्या होगा, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ये तो पूरा याद ही करना होगा। हॉट्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके, जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप आजकल बिजनेस स्टडीज़ में आ रहे हैं, वो मैं हर चैप्टर के एंड में करवाऊंगा। व्हाट आई मीन टू से, मेरे ख्याल से जितना मैं कराऊंगा वो बिल्कुल सफिशिएंट होगा, उसके बियॉन्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक काम करना है, क्या, कि जो आपके टीचर ने बुक लगवाई है उसको रीड कर जाना बस। यानी जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सारा याद करना, और जो टीचर ने किताब दी है उसको पढ़ना। ये मिला के आपका पेपर की तैयारी पूरी है ना। इसी तरह से मैं आपको पता ही है कि इंग्लिश की भी तैयारी करवा रहा हूँ, इंग्लिश कोर, आपने शायद उसकी भी वीडियोस देखी होंगी मेरी वेबसाइट पे, है ना। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। प्रबंध की परिभाषा, इसमें बताया गया है कि प्रबंध अन्य लोगों से काम कराने की कला है। प्रबंध क्या है, अन्य लोगों से काम कराने की कला। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, आपने मेरे को कहा कि सर आप जाके ये रजिस्टर बाजार से खरीद लाओ, मैं खरीद लाऊंगा। लेकिन सपोज अगर 100 लोग हैं अलग अलग ऑफिस में, और 100 के 100 लोग मेरे को बोलें कि आप ये चीज़ खरीद लाओ, कोई मेरे को कहे सब्जी खरीद लाओ, कोई कहे मेरे को फल खरीद लाओ, कोई कहे मेरे को रजिस्टर खरीद लाओ, कोई कहे मेरे को स्टेशनरी खरीद लाओ, कोई कहे मेरे को कुछ भी खरीद लाओ, ये बैंक का काम कराओ, तो क्या एक आदमी सारे काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। चाहे कोई कितना भी एफिशिएंट कितना हो, कितना भी दक्ष क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं क्यों ना हो। ऐसे ही जब 100 आदमियों का काम एक आदमी नहीं कर सकता, तो क्या जब एक कंपनी 100 लोगों से डील कर रही हो, 1000 लोगों से डील कर रही हो, तो क्या सब चीज़ें दिमाग में रखी जा सकती हैं? क्या सारे ऑर्डर एक आदमी, चाहे वो खुद कितना भी काबिल हो, अब मान लेते हैं मैं ही हूँ नीरज गुप्ता, मेरा एक कोचिंग सेंटर है, अब क्या ये सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ा भी मैं ही लूँ, उसकी फ़ीस भी मैं ले लूँ, है ना, उसकी किताब भी मैं ही टाइप कर लूँ, फोटोस्टेट भी मैं ही करा लाऊँ, हर तरह से पेरेंट्स को भी मैं ही मिल लूँ। मेजॉरिटी काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो भी तब जब छोटे स्तर पर हो, है ना। अगर यही स्तर बड़ा हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होने लगे, मान लेते हैं 100 सेंटर हों, तो क्या मैं 100 के 100 सेंटर पर जाके खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं 100 के 100 सेंटर के हर बच्चे की इंडिविजुअली बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद यही रीज़न है कि मैं वीडियो क्लासेस पर शिफ्ट हुआ, कि ऐसे एक एक बच्चे को मैं कब तक पढ़ाऊँगा। वीडियो बना दो, कम से कम कंसेप्ट तो सब लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, फिर सिर्फ इंडिविजुअल डाउट है वो किसी किसी बच्चे के कभी कभी आएंगे, उनको सॉल्व कर दो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि प्रबंध में बिजनेस जब बड़ा होता है तब प्रबंध की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और तब हम इसमें अन्य लोगों को जोड़ते हैं। अब जब अन्य लोगों को जोड़ते हैं तो एक समस्या ये भी आती है कि भाई उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है ये समझाना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझाया तो वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यही है प्रबंध, कि अन्य लोगों से काम कैसे कराएं। एक्चुअली खुद काम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही काम दूसरों से करवाना हो और वो भी उतना ही अच्छा नहीं, तो मुश्किल है ना। अब जैसे इमेजिन करो कि एक, मैं बहुत छोटे लेवल पे इमेजिन कर रहा हूँ कि एक आदमी गाड़ी ठीक करता है, मैकेनिक है। अब धीरे धीरे वो इतनी अच्छी गाड़ी ठीक करता है, बहुत लोग उसके पास आने लगे। अब वही एक आदमी शाम तक 10 गाड़ी ठीक कर सकता है, 20 कर सकता है, लेकिन अगर वो इतना फेमस हो जाए और शाम तक 200 गाड़ियाँ उसके पास आने लगें, तो उसको फिर एक पूरी गैराज बनानी होगी और दूसरे मैकेनिक्स रखने होंगे, उनको गाइड देना होगा कि क्या करो, कैसे करो, उनको सिखाना भी होगा। अगर पढ़े लिखे लोग रखे हैं तब भी अपने हिसाब से किससे कितने पैसे लेने हैं, कैसे बात करनी है, सब चीज़ें तो सिखानी होगी ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। वही मैंने जो अभी टीचिंग का एग्जाम्पल दिया कि क्या एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। आप देखो आपके स्कूल के अंदर कितने अलग अलग टीचर्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर अलग से फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनके ऊपर वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो यही है प्रबंध,
मैरी पार्कर फॉलेट ने बिल्कुल सही प्रबंध की परिभाषा दी कि प्रबंध का अर्थ है अन्य लोगों से काम कराना, कि जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनसे हम कैसे काम करवाएं कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे टारगेट हैं, जो हम जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लाभ जो हम कमाना चाहते हैं, वो कैसे हासिल हो, ये सोचना, इसको इम्प्लीमेंट करना, कार्यान्वित करना, ये है प्रबंध। ठीक है, अब हम अगली परिभाषा लेंगे जो कि F.W. टेलर ने दी। इस डेफिनेशन में, है ना, इस डेफिनेशन में, परिभाषा में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रबंध में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहली बात, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। हर संस्था का अपना कोई उद्देश्य हो सकता है। जितनी भी व्यावसायिक संगठन होते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका तो मोर और लेस एक ही ऑब्जेक्ट होता है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ही हैं। तो ये भी कोई बुरा उद्देश्य तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है ना, कोई अपराध तो नहीं है ना कि भाई अगर आप ज़्यादा बिजनेस में सपोज़ एक व्यवसाय करके आप अधिक लाभ कमाना चाहते हो, और तो इसमें कोई आपको जेल तो नहीं हो जाएगी ना। कोई भी आदमी अगर व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, किसी भी तरह का उसका अगर कोई प्रोफेशन है, पेशा है, तो वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं ना। तो एक तो यही मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार का। कई बार ये उद्देश्य ना होकर थोड़ी सामाजिक उद्देश्य भी साथ साथ रहते हैं कि भी जब व्यवसाय कर ही रहे हो तो आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त हों, है ना, उनको जो है वो अगर हो सके तो घर की सुविधा दो, उनको अगर हो सके तो स्कूल की सुविधा दो, चिकित्सा की सुविधा दो। इस तरह से अन्य सुविधाएं अगर आप दे के चलते हो तो ये एक अच्छा व्यापार माना जाएगा, जिसमें आप लाभ भी कमा रहे हो और साथ में आप समाज की भी सेवा कर रहे हो, और साथ में जो आपके यहाँ एम्प्लॉई, जो आपके यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी खुश रहें, उनको आप उचित वेतन दो, उचित बोनस दो, तो वो भी खुश रहेंगे और साथ में उनको प्रमोशन वगैरह भी मिलती रहे। तो कहने का मतलब है कि प्रबंध में जो भी हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए ही प्रबंधन किया जाता है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं हम कि ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया द्वारा, ये एक प्रोसेस है। जैसे चाय बनाने का एक प्रोसेस है भाई, पहले गैस खोलो, फिर उस पर बर्तन रखो, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसके बाद, मैंने कभी चाय ढंग से बनाई नहीं, फिर क्या, लेकिन जितना मैंने चलो दूर से देखा होगा, फिर उसमें चीनी डालो, है ना, पत्ती डालो, फिर उसको गर्म करो, फिर लास्ट में दूध डालो, फिर वो उबल जाएगी, फिर वो उसको छानो और फिर कप्स में डालो, फिर उसके बाद उसको ट्रे में रखो और फिर लोगों को सर्व करो, है ना, मान लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। तो अगर मुझे लाभ कमाना है तो कोई ऐसे नहीं कि भाई एक बटन दबाया और लाभ कमा लिया, उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होगा। तो जैसे सबसे पहले आता है प्लानिंग, नियोजन। नियोजन माने प्लानिंग, कि भाई क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे करना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो, नई दुकान खोलना चाहते हो, जो काम कर रहे हो उसी में नए कस्टमर जोड़ना चाहते हो, चाहते क्या हो, पहले तो वो टारगेट बनाओ, उद्देश्य बनाओ, फिर उसके लिए नियोजन करो, प्लानिंग करो, है ना। योजना से निकला है नियोजन, प्लानिंग, योजना। तो आपको एक नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है। फिर संगठन, चीज़ को ऑर्गेनाइज करो, कौन कब कहाँ कैसे क्या करेगा, है ना। काम करते वक्त भी सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। जब आप एक्चुअली वर्किंग करते हो तब आपने देखा हो ना, घर में कोई फंक्शन होगा तो सब कुछ पहले से नियोजित किया जाता है, संगठित किया जाता है। लेकिन जब एक्चुअली शादी हो रही होती है, यानी वो फंक्शन हो रहा होता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या कुछ हो, तो उस वक्त एक आदमी, ज़्यादातर हमारे घर में जो सबसे बड़े होते हैं, सपोज हमारे पिता, वो सबको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, भाई तू ये कर, तू ये कर, सब कुछ पहले से तय होता है। फिर भी क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो लास्ट मोमेंट पे जरूर हिलती हैं, काम एक्चुअली जब हो रहा होता है, तो डायरेक्शन, मोटिवेशन। कई बार लोग बीच में थक जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, 1 दिन की बात है, 2 घंटे की बात है, या उनको गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, चल तेरे को मैं ये खिलाऊंगा, वो पिलाऊंगा, कोई प्यार से बात की, किसी को डांट दिया, कोई लेबर ज़्यादा ढीला चल रही है तो कहने का मतलब है नियोजन, संगठन, निर्देशन और फिर नियंत्रण, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कुछ तो रिसोर्सेज लेके चली होगी ना संस्था, उन रिसोर्सेज के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई जो हमारे संसाधन थे उनका प्रभावी उपयोग होना चाहिए। प्रभावी मतलब कि उनका हम एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें जिससे हमें उचित लाभ मिले।
उद्देश्य बनाना बड़ा आसान है, टारगेट रखना बड़ा आसान है, बट उसको हासिल करना, अब जैसे आप 12th में हो तो टारगेट तो सबने रख लिया होगा कि भाई हमें दिल्ली के अंदर श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है कॉमर्स में, बट क्या उस टारगेट के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं? या किसी भी, चलो दिल्ली की बात छोड़ें, हम आप जिस भी शहर में हो वहाँ का जो अच्छा कॉलेज है वहाँ पर आप एक अच्छा कोर्स करना चाहेंगे, BBA, BCom ऑनर्स, CA, जैसे मैंने कहा कोई भी बड़ा कोर्स आप करना चाहोगे ना, कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहोगे, कुछ तो करोगे ना। अच्छा, अब उस चीज़ को हासिल करने के लिए पहले से प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, नियोजन। फिर कौन टीचर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताबें लाएँ, कौन सी गाइडें लें, कौन से सैम्पल पेपर तैयार करें, सब चीज़ें हैं ना। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें अपने उस टारगेट को हासिल करने के लिए उसका प्रभावी उपयोग, ये शब्द बहुत अच्छा है, प्रभावी उपयोग। किसी भी चीज़ का जब तक आप प्रभावी उपयोग नहीं करेंगे, मतलब उसका एक प्रॉपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक प्रॉपर इस्तेमाल करते हो अपने संसाधनों का, याद रखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है ना, चाहे वो एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, इनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लिमिटेड है ना। चाहे उनके पास मैं कहता हूँ 10 लाख है ना, 10 लाख करोड़ रुपया है, मैं अपने रुपीज़ के हिसाब से एग्जांपल लूँ, तब भी है तो लिमिटेड ही। इतनी बड़ी फिगर है तब भी लिमिटेड। भारत सरकार जो है इतने ही लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स हर साल कमाती है, लेकिन है तो फिर भी लिमिटेशन ना। कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसा तो नहीं कर सकती ना सब कुछ फ्री कर दे, क्योंकि सरकार के पास भी धन की कमी है। जो बैंक है खुद ही नोट छापते हैं, उनके पास भी धन की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और यही प्रबंध है, यही मैनेजमेंट है। इसी के लिए प्रबंध की आवश्यकता है कि हमें अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। चाहे हमने ये सोचा कि हमने बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, चाहे हमने कोई गैर व्यावसायिक काम किया, अगर हमने एक मंदिर भी खोला है, हमने कोई समाज सेवी संस्था भी खोली है, अगर हमने सोचा कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, या हम विधवाओं का कोई आश्रम खोलते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम समाज की भी सेवा करने की कोशिश करते हैं, तो अगर वहाँ कोई व्यक्ति आता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पर प्रबंध अच्छा हो, साफ़ सफाई अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, बात करने वाला हो, प्रॉपर रसीद मिले दान की, हर चीज़ का सिस्टम। इवन गैर व्यावसायिक संस्थाओं में भी ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वहाँ तो इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक इस वीडियो का वो है प्रबंध की आधुनिक अवधारणा। ठीक है, इसका अर्थ है कि भाई आज की तारीख में जो मॉडर्न कंसेप्ट है, अवधारणा का मतलब कंसेप्ट, आधुनिक का मतलब मॉडर्न, प्रबंध तो है ही मैनेजमेंट। भाई आज की तारीख में मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है? तो आज की तारीख में मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये है कि हम जो भी काम करें वो प्रभावी और कुशलतापूर्वक होना चाहिए। ये दो शब्द पकड़ लो आप। ठीक है, जो प्रबंध की आधुनिक अवधारणा है उसके अनुसार हमें अपनी वर्किंग जो है वो प्रभावी और कुशलतापूर्वक करनी है। राइट, प्रभावी का मतलब ये देखिएगा आगे जाके शब्द, प्रभावपूर्णता है इफेक्टिवनेस, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य हासिल हो। और कुशलतापूर्वक का मतलब होता है दक्ष, यानी कि आपने वो काम ठीक से किया हो, कम पैसे में किया हो या कम टाइम में किया हो, व्हाटएवर, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य भी प्राप्त करने हैं, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको प्रभावी और कुशल पूर्वक दोनों होना होगा। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं इन दोनों शब्दों की परिभाषा अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। प्रभावी का मतलब एफिशिएंट, और कुशलतापूर्वक का मतलब जो है, सॉरी, प्रभावी का मतलब इफेक्टिव, और कुशलतापूर्वक कार्य करने का मतलब है एफिशिएंट। प्रभावी का मतलब है कि आपने अपना टारगेट पूरा किया, और एफिशिएंट का मतलब है कि आपने कम दाम में, कम समय में वो टारगेट पूरा किया। दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार, यानी मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार, जो मैनेजमेंट है वो प्रभावी भी होना चाहिए और कुशलतापूर्वक भी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ काम करवाने की प्रक्रिया है। यानी कि लक्ष्य को तो भाई प्राप्त करना ही पड़ेगा, नहीं बिना लक्ष्य को प्राप्त करे तो कोई फायदा नहीं है। और हमें काम करवाने की प्रक्रिया है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके, तो इसलिए अब मैं इसके ऊपर रिपीटेशन नहीं मारूंगा, है ना। तो हमें लक्ष्य हासिल करने हैं, दूसरों से काम करवाना है, ये तो पहले से था। अब फिर ये मॉडर्न कंसेप्ट में ऐड क्या हुआ? मॉडर्न कंसेप्ट में, आधुनिक अवधारणा में दो चीज़ें ऐड हो गई मेरे भाई।
एक तो आ गया कि प्रभावी होना जरूरी है और एक कुशलतापूर्वक। अब इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ये प्रभावपूर्णता क्या है, इफेक्टिवनेस। आइए इस शब्द के ऊपर हम थोड़ा सा अब ज़्यादा अध्ययन करें कि ये प्रभावपूर्णता क्या है। इसका मतलब है कार्य को समय से पूरा करना, उत्पादन तथा विपणन के लक्ष्यों को हासिल करना। यानी कि जैसे होता है ना, भाई ये काम करवा के आ, अब तू कैसे भी कर, चाहे इसमें तू रिश्वत दे, चाहे किसी को डरा धमका। आप समझिए, मैं अभी फ़िलहाल एक रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से कि इलीगली ये नहीं कि भाई किसी का चाहे खून भी कर दे। कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी मैनेजमेंट को एक टारगेट दिया कि भैया आपने ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, हमें सपोज हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कि हमने 10,000 आइटम एक हफ्ते में बनानी है। अब हमारे लिए इफेक्टिव मैनेजर वो है जो जैसे मर्जी करे 10,000 का ऑर्डर एक हफ्ते में पूरा कर दे, चाहे उसको फैक्ट्री आधी रात चलानी पड़े, चाहे बाहर से 5 आदमी एक्स्ट्रा रखने पड़े, नहीं, चाहे जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ओवर टाइम पे लगाना पड़े, कुछ भी कर, कैसे भी कर, काम पूरा होना चाहिए। यानी जो प्रबंधक दिए हुए लक्ष्य को हासिल कर ले कैसे भी, वो प्रभावपूर्ण है, वो इफेक्टिव है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। फिर चाहे टारगेट प्रोडक्शन के हों, उत्पादन, या फिर मार्केटिंग के, सेल्स के, विपणन के, जो लक्ष्य हासिल करे वो सबसे बढ़िया। लेकिन एक चक्कर और हो जाता है, अगर लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में, अब जैसे मैंने कहा भाई 10,000 आइटम बननी है कैसे भी बना, अब उसने क्या किया, दबादब जो है एक्स्ट्रा लोगों को हायर कर लिया, या जो थे उनको डबल ओवर टाइम का लालच दे के काम करवा लिया। अब पता चला कि वो 10,000 आइटम का ऑर्डर पूरा करने में कमाया तो हमने 5 लाख और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दी 10 लाख, तो लॉस हो गया। फायदा क्या हुआ ऐसा ऑर्डर पूरा करने का। तो इसलिए प्रभावपूर्णता की जरूरत तो है। अगर ऑर्डर ही पूरा ना होता फिर तो वैसे ही सब खेल खराब था। साथ साथ दूसरी एक चीज की जरूरत और है, और वो क्या है, कुशलता। कुशलता का मतलब है कार्य को ठीक से करना। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पहले कुशलता वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि भाई एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का अर्थ है कि हमें उस काम को कम से कम लागत में पूरा करना है। दैट इज द मेन पॉइंट। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज का जो समाज है, व्यापारिक समाज, जिसमें इतने सारे दुकानदार हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी है, बिग बाज़ार जैसे शॉप्स भी हैं, ऐसे में कई बार जो प्राइस है ना, जिस पर माल को बिकना है, वो तो एक तरह से पहले से ही निर्धारित रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मार्केट फोर्सेस हैं जिसको बोलते हैं, वो पहले से निर्धारित करके रखते हैं कि भाई ये आइटम इतने में बिकेगी। अब ऐसे में फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन यही है कि जो हमारी अपनी लागत है उसको हम न्यूनतम स्तर पर ले आएं, कि भाई हमारी जो कीमत है वो कम से कम हो। अगर ऐसा होगा तब तो हम 2 पैसे कमा पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, तो इसीलिए प्रबंधन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक तरफ तो वो प्रभावपूर्ण हो, अपने जो भी लक्ष्य हैं उनको हासिल करे, और साथ में वो कुशलता भी हो। कुशलता का मतलब यही हो गया कि जो काम कर रहे हैं उसको कम से कम लागत में पूरा करें। जो हमारे संसाधन हैं उनका न्यूनतम क्षय होना चाहिए, है ना, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपने वेस्टेज भी कर दी तो फिर आपने क्या हासिल किया। तो एक प्रबंधक से ये वेरी मच एक्सपेक्टेड है कि वो जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, मैंने भी आपको कहा ना, चाहे एप्पल है, चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, संसाधन तो सबके लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं कि भाई जितना मर्जी खर्च लो, जितना मर्जी वेस्ट कर लो, ऐसे तो होता नहीं। तो इसका मतलब संसाधनों का न्यूनतम क्षय होना चाहिए, तभी लागत कम आएगी। लागत कम का एक बहुत बड़ा ये फार्मूला है, ये समझ लीजिए आप। कल को हो सकता है वो अपना भी व्यापार करें कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम क्षय माने वेस्टेज। जो वेस्टेज है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, तब कॉस्ट कम होगी और टारगेट भी अचीव होगा। तो जब ये दोनों मिला के कार्य करते हैं तब जो है संस्थान को, संगठन को फायदा होता है। देखिए मैंने यही लिखा है, जब कार्य प्रभावपूर्णता तथा कुशलता, 2 चीजें मैंने लिखी, और फिर मैंने लिखा दोनों के साथ किया जाता है, यानी एक के साथ नहीं। यानी अगर हम सिर्फ सपोज प्रभावपूर्ण है, हमने कैसे भी टारगेट पूरा कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको, लेकिन दुनिया भर की कीमत लगा दी। या एक ऐसे मैनेजर की बात सोचिए, उसको ये पता था भाई कीमत कम से कम रहनी चाहिए। मालिक ने कहा एक हफ्ते में 10,000 का ऑर्डर पूरा करना है, लेकिन मैं जो था वो लागत कम करने के चक्कर में एक भी ओवर टाइम नहीं रखा, एक आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाया, वो ऑर्डर नहीं पूरा हो पाया। तो उसकी वजह से क्या, मैं कुशल तो रहा, मैंने लागत तो कम से कम लगाई, लेकिन मैं प्रभावपूर्ण नहीं रहा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ें, यही तो है आज की लाइफ में सबसे बड़ी बात,
कि एक तरफ आप टारगेट भी पूरा करें और दूसरी तरफ कॉस्ट भी कम हो। अगर ऐसा आपने किया तब संगठन में क्या होगा, समृद्धि और ज़्यादा लाभ। ये है असली सिचुएशन कि भाई आपका जो संगठन है वो समृद्धि और ज़्यादा लाभ की ओर अग्रसर होगा। समझे नहीं? और अगर लॉस हो रहा है, ये भी मैंने लास्ट में लिख दिया, अगर कोई हानि हो रही है तो आप मान के चलो कि दो में से कोई ना कोई, या तो प्रभावहीनता है, आप ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते। जब ऑर्डर पूरा नहीं होगा, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? या आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, अक्षमता, कहीं ना कहीं आपका वेस्टेज ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हानि हो रही है तो उसका रीज़न भी क्या है? प्रभावहीनता तथा अक्षमता। और अगर आपको समृद्धि और ज़्यादा लाभ कमाना है तो आपको चाहिए प्रभावपूर्णता तथा कुशलता। ठीक है, तो इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे। आपका ये थोड़ा सा मैंने अभी इंट्रोडक्शन लिया है, इसके आगे अभी हम नेचुरली, अभी तो एक चैप्टर शुरू ही हुआ है, पहली ही वीडियो है, तो इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और अगर आप लिख सकें तो साथ साथ अपनी भाषा में भी नोट्स लिखें, जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ। नहीं तो जितना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कहा, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके सारे नोट्स टाइप करके मैं वेबसाइट पर डाल दूँगा, वहाँ से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो, धन्यवाद।